ठीक ठीक है, तो ये आंकिक प्रश्न में आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, 9 pf धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। तो सबसे पहले संधारित्र को 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक तो है श्रेणी क्रम में और एक है समानांतर क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में किस प्रकार से देखने को मिलता है? श्रेणी क्रम में इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल ये प्लेट जो होते हैं इनका सिंबल होता है ना। 2 लाइनें खींचते हैं एक दूसरे के पैरेलल में, ये संधारित्र है। और ये जो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, इसको एक के बाद एक संधारित्र को जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है श्रेणी, ये कहलाता है श्रेणी। और संधारित्र को इस प्रकार से हम जोड़ें एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ें, तो ये कहलाता है समानांतर, ये कहलाता है समानांतर, ये कहलाता है समानांतर, ये कहता है समांतर श्रेणी, समानांतर, ये समांतर क्रम और ये श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो ये आवेश होता है वो समान होता है ना, और विभव अंतर होता है। और समांतर क्रम में विभव एक समान होता है और आवेश में अंतर होता है। ठीक है, इसमें हमको मान लो ये C1, ये C2 और ये C3, 3 यहाँ पे इसको, ये C2 और ये C3, अगर इनका समतुल्य हमको अगर धारिता निकालना है, समतुल्य धारिता निकालना है, इसका संधारित्र का धारिता निकालना है, तो इस प्रकार हम तो इसके किस प्रकार से जोड़ेंगे? हम इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, है ना। समतुल्य धारिता निकालने के लिए इन तीनों को उल्टा करके जोड़ेंगे, इनका व्युत्क्रम अनुपात करके इनको हम जोड़ेंगे। एक, है ना, इनका जो हम समतुल्य धारिता निकालेंगे तो तीनों को उल्टा करके जोड़ेंगे, 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। और समानांतर क्रम में लगे हुए हैं प्लेट, तो इनको सीधा सीधा जोड़ देंगे, C1 धन C2 धन C3। ठीक है, अब आते हैं वापस से प्रश्न है, पूछा गया है कि 9 pf, p का मतलब है 10⁻⁻12, है ना। 9 pf धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र को जोड़ा गया है। तो 3 संधारित्र यहाँ पे बना हुआ है, 1 2 3, तीनों का जो धारिता है वो क्रमशः C1 C2 और C3 है। संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी? तो इसका कुल धारिता कितना होगा वो निकालना है, यानी कि इसका समतुल्य धारिता निकालना है। समतुल्य धारिता निकालने का क्या तरीका है? अभी जो हमने देखा, 1/CE का मतलब इक्विवेलेंट, है ना, समतुल्य, बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। जो भी C1 C2 C3 का मान होगा उसको वहां पे रख देंगे। पहला तो ये निकालना है। दूसरा, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण, है ना, यानी कि बैटरी से जोड़ दें, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा वो निकालना है हमको। V1 V2 V3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, संयोजन की कुल धारिता। तो 1/CE बराबर प्रत्येक संधारित्र का मान कितना है? 9 pf है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं 1/9 धन इसका मान भी है 1/9 धन इसका मान भी है 1/9। तो C1 भी 9 है, C2 भी 9 है और C3 भी 9 है ना। 9 pf 9 pf 9 pf। तो कुल जो हम संधारित्र निकालेंगे, है ना, तीनों श्रेणी क्रम में रखा हुआ है, तो तीनों श्रेणी का समतुल्य निकालेंगे, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? उल्टा करके जोड़ेंगे, उल्टा करके जोड़ दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये एक 9/3, दूसरा 9/3, तीसरा 9/3। 3 संख्या को जोड़ रहे हैं, 1/9 1/9 1/9। 1/9 को कितने बार जोड़ रहे हैं? 3 बार जोड़ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 गुणित 1/9, सीधा सीधा इसको हल कर सकते हैं सरल तरीके से, है ना। 3 गुणित 1/9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कितना बच जाएगा? 1/3। तो 1/CE का मान आ गया हल करने पर 1/3। अब इसको पलट देंगे तो उस पक्ष में पलट देंगे, तो CE का मान कितना हो जाएगा? 3 pf, है ना।
तो इस प्रकार से सी का मान हो जाएगा 3 pf। तो सी का मान आ जाएगा 3 pf। अब यदि इसमें विभव में अंतर निकालना है हमको, है ना, इस क्वेश्चन में अगला निकालना है इन तीनों में V1 V2 V3 का मान कितना है, जबकि इसको जोड़ा गया है बैटरी 120 वोल्ट के बैटरी से, है ना। तो माना कि धारित्रों का विभव क्रमशः V1 V2 V3 है ना। इसका विभव V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। तीनों का V1 V2 V3 मान लिए। तीनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा, है ना। तीनों का जो योग होगा वो 120 के बराबर होगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अब V1 धन V2 धन V3 ये किसके बराबर होगा, ये जो बाहरी बैटरी है उसके बराबर होगा। बाहरी बैटरी का मान कितना दिया, 120। तो तीनों का योग होगा 120 वोल्ट के बराबर, है ना। अब क्योंकि C1 C2 C3 बराबर हैं तो V1 V2 V3 भी कैसा होगा, बराबर होगा, है ना। इसका मान इसका मान इसका मान तीनों का मान कितना दिया है, 9 9 9 दिया है, बराबर है। तो विभव का मान भी क्या होगा, तीनों में बराबर होगा। तो V1 बराबर V2 बराबर V3, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पे मान रख दें, तीनों किसके बराबर है, मान लो तीनों का एक ही मान है, तो एक ही मान को हम V रख देते हैं। तो V धन V कितना हो जाएगा, V ये हो जाएगा 3V। इसका नाम मान भी V, इसका मान भी V, इसका मान भी V। V धन V कितना बार जोड़ा, 3 बार, कितना हो जाएगा 3V बराबर 120। तो V का मान कितना हो जाएगा 40V। तो V का मान कितना हो जाएगा 40V। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया था कि दो चीज पूछा गया था। पहले तो ये पूछा गया था कि संयोजन की कुल धारिता कितना है। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हो गया 3। इसका आंसर हो गया, हमने समतुल्य निकाला तीनों का, कितना आया 3 pf। और संयोजक को संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, तो प्रत्येक विभवांतर कितना होगा 40, है ना। इस सभी का समतुल्य C कितना निकला, कैपेसिटेंस सबका समतुल्य निकला 3 pf। और प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर कितना निकला 40 वोल्ट। अगला प्रश्न पर फोकस करते हैं। दो पीएफ 3 pf और 4 pf धारिता वाले तीन संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, है ना। ये तीनों को पैरेलल जोड़ा गया, समानांतर जोड़ा गया है। इसका मान कितना है 2 pf, इसका मान है 3 pf, इसका मान है 4 pf। तो संयोजन की कुल धारिता कितनी हो जाएगी। तो जब इस प्रकार से हम जोड़ते हैं इसको पैरेलल में, समानांतर में, तो समतुल्य कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा हम इसको जोड़ देंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल जाएगा, समतुल्य धारिता C1 धन C2 धन C3। पिछले बार कैसे निकाला था, पिछले बार श्रेणी क्रम में रखे हुए था, तो हमने निकाला था 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 धन 1/C3। अब क्योंकि इसमें ये इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं समानांतर क्रम। तो इसमें समतुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा उत्तर, 2 + 3 + 4। तो टोटल कितना आ जाएगा 9। 4 3 7 और 2 9 pf इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है इसी में दूसरा ब प्रश्न है, बी प्रश्न। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। अब इसको इस सर्किट में, है ना, ये तीन जो संधारित्र लगा हुआ है इसमें हम एक बैटरी जोड़ दिए जिसका मान कितना है बैटरी का 100 वोल्ट।
तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। आवेश हम कैसे निकालते हैं? आवेश निकालने का सूत्र है कि आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। Q बराबर C इंटू वी। Q बराबर होता है C इंटू वी, है ना। Q बराबर C इंटू वी। तो यहाँ पर आवेश निकालने के लिए Q बराबर C इंटू वी करेंगे, है ना, प्रत्येक संधारित्र पर। तो Q1 बराबर C1 गुणित V हो जाएगा। अब ये क्योंकि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसमें प्रत्येक में विभवांतर कितना होगा? एक समान होगा। इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा और इसमें भी V होगा। V का मान कितना दिया है? 100 दिया है ना। तो Q1 निकालेंगे C1 गुणित V। C1 कितना दिया हुआ है? C1 दिया हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 10 की घात माइनस 12 करेंगे, क्योंकि C का मान कितने दिया है? PF में दिया हुआ है, पेटा फैराड में दिया हुआ है ना। तो इसमें 2 गुणित 10 की घात माइनस 12 गुणित वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 100। इसको गुणा करेंगे तो यह जाएगा 2 गुणित 10 की घात 2 शून्य धन में है, 2 शून्य 12 शून्य ऋण में है, तो 12 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 की घात माइनस 10। इसका मान आ जाएगा फैराड में। इसी प्रकार Q2 निकालेंगे। तो Q2 का इसी सूत्र से Q2 के लिए क्या हो जाएगा? C2 गुणित V, है ना। C2 गुणित V2 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें सभी में V का मान क्या होगा? एक समान होगा। तो C2 का मान कितना है? 3 गुणित 10 की घात माइनस 12 फैराड गुणित 100। तो इसमें भी हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात माइनस 10 फैराड। इस प्रकार चौथा का निकालेंगे। Q3 बराबर C3 इंटू वी। तो C3 का मान रख देंगे 4 गुणित 10 की घात माइनस 12 गुणित V का मान 100, है ना। तो उसके अनुसार इसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है, Q1 का मान, Q2 का मान और Q3 का मान, इस प्रकार चार्ज का मान आ जाएगा। कूलाम, है ना, कूलाम में इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। अगला प्रश्न है 12 pf का एक संधारित्र 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो वैद्युत ऊर्जा संचित के लिए सूत्र है, कल के सेशन में हमने देखा था, पिछला सेशन में हमने देखा था कि संधारित्र में जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान निकालते हैं हम 1/2 CV स्क्वायर से, है ना। इसे में अलग अलग हमने इस सूत्र का फॉर्म देखा था, अलग अलग फॉर्म में। ठीक, अभी हमको जो वैल्यू दिया हुआ है, एक तो वोल्टेज का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दे दिया है 50, और इसमें C का मान दिया हुआ है 12 pf। तो 12 pf का मतलब है 12 गुणित 10 की घात माइनस 12 फैराड। अब इस सूत्र में वैल्यू को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। 1/2 C का मान है 12 गुणित 10 की घात माइनस 12 और V का स्क्वायर है यहाँ पे फॉर्मूला में, तो V का मान दिया है 50 गुणित 50 और 50 की घात क्या है? 2, है ना। इसको जब हल करेंगे तो इतना उस उत्तर निकल के आएगा। U बराबर 1.5 10 की घात माइनस 8 जूल। अगला प्रश्न है, यदि एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे 4 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, तो चालक की धारिता कितनी होगी? और इस प्रश्न में 1/4πε0 का मान दिया है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको किस प्रकार से हल करेंगे? इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, C बराबर 4πε0r। C बराबर 4πε0 इंटू आर, यानी कि किसी भी चालक में कितने मात्रा में उसका
उसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे किसी भी चालक का, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 4πε0 इंटू आर, है ना। तो उसकी धारण करने की क्षमता, किसी भी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, 4πε0 इंटू आर। आर का मतलब है त्रिज्या, उसका डायमेंशन। तो जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना उस चालक में आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो 4πε0 इसका मान दे दिया है कितना, 9×10⁹ अब जब इसका मान दिया हुआ है ना, इसको लेकिन ये मान दिया हुआ है 1/4πε0 का मान दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे इस सूत्र में, c बराबर, इसको उल्टा कर लेंगे, इसको दिए गए मान को उल्टा कर लेंगे। तो यहां से देखिए 4πε0 r का मान दिया हुआ है, 4πε0 का मान, 4πε का मान कितना दिया हुआ है, 4πε का मान दिया हुआ है 1/4πε का मान दिया हुआ है, 1/4πε0 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9×10⁹ हमको यहाँ पे सूत्र में क्या चाहिए, 4πε0 ऊपर में चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये वाला पूरा टर्म्स नीचे आ जाएगा, तो 1 में आ जाएगा 9×10⁹ और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वहाँ पे चला जाएगा, स्थान परिवर्तन कर देंगे 4πε0। अब बताइए 4πε0 की जगह कितना रखेंगे, 1/9 1/9 रखेंगे, 1/9 रखा, गुणित आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे पहले, है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलें, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का मान कितना हो जाएगा, 100 को उधर भेजेंगे, 1/100 मीटर। अब हमें कितना सेंटीमीटर को बदलना है, 9 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, क्या दोनों पक्षों में 9 का गुणा करो, तो 9×1 सेंटीमीटर बराबर 9×1/100 सेंटीमीटर, है ना। इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं, तो 9×1 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर बराबर 9×10⁻, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/100 को 10⁻−2, ये हो जाएगा मीटर, है ना। ये किसमें बदल दिया हमने, इसको मीटर में बदल दिया, मीटर, इस तरफ मीटर में, है ना। तो 9 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हैं, 9×10⁻², है ना, क्योंकि यहाँ पे हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10⁻²। यहाँ पे सारा का सारा मान रख देंगे। आर की जगह कितना रखेंगे, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ना रखें हम, इसको मीटर में रखेंगे, 9×10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1.10⁻⁻ फैराड। 9 से 9 कटा, 9 में से ये 1 यहाँ बचेगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻² पहले से है, -9 उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10⁻11। तो इसको हम एक लिख सकते हैं क्या, 1/, है ना, इसमें 1×10⁻11, इसको पेटा फैराड बनाने के लिए, हम लिख सकते हैं, इसमें 100 और जोड़ना है, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा भाग कर दो, ऊपर नीचे 10 का गुणा भाग करेंगे, है ना, गुणित 10⁻11, इसमें कितना चाहिए, 10⁻12 चाहिए, है ना, 10⁻12 चाहिए, है ना। आंसर इसमें आप इतना आंसर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, 1×10⁻11 फैराड लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको अगर हमको फैराड में, इसको हमको पीएफ में चाहिए, इसका आंसर बेटा फैराड में चाहिए, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा भाग कर दिए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, ये हो जाएगा 10×1 हो जाएगा 10, और 10⁻, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻11, और एक इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये 10⁻ में कितना है, 1 है शून्य, इसको लिख सकते हैं 10⁻1, ये 1 जब ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 10⁻12।
पी एफ, है ना। तो इसमें होना चाहिए 10 पी एफ। उत्तर कितना आएगा? 10 पी एफ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें 10 की घात 1 मिनट, इसमें इसको हम एक काम करते हैं, इसको करेंगे हम 10 की घात 1 गुणित 10 की घात -11 पहले से है, इसमें 10 की घात -1, उसे ऊपर नीचे अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ये 10 की घात -1, ये इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 1/10 की घात -1 गुणित 10 की घात -12 हो जाएगा। 10 की घात ऊपर चला जाएगा तो भी ये 10 ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं। इसमें उत्तर जो है गलत लिखा हुआ है, इसमें उत्तर क्या आएगा? 10 पी एफ ही आंसर आएगा इसका, 10 पी एफ ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एक गोली चालक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसे धन 2 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है, तो चालक की धारिता कितना होगी? है ना, इसमें भी सेम है, वैसे ही बनाना है इसको। चालक की धारिता ज्ञात करना है। इसको कितना आवेश दिया जा रहा है? 2 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जा रहा है। माइक्रो कूलाम का मतलब है 10 की घात -6। तो कौन सा सूत्र कौन से सूत्र से बनाएंगे इसको इसी सूत्र से बनाएंगे, है ना। C बराबर 4πε0 इंटू आर, C बराबर 4πε0 गुणित आर। आर का मान 12 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, है ना। और यहाँ पे C का मान निकाले, कितना इसको उत्तर आ रहा है? 0.75 फैराड। अगला प्रश्न है, एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाता है? 3 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात करना है ना। वैसे ही बनेगा जैसे पिछला क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 9, 2F वाले एक समानांतर पट्टी संधारित्र की पट्टी का क्षेत्रफल क्या है जब पट्टिकाओं का पृथक 0.5 सेंटीमीटर है? 2 फैराड वाले समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इसमें दिया हुआ है कि संधारित्र का पट्टी का क्षेत्रफल याद करना है ना। संधारित्र कैसे बना होता है? 2 प्लेट से मिलकर बना होता है, 2 प्लेट से मिलकर बना होता है। इस प्लेट का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पट्टिका का पृथक्कन कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.5 मीटर है। तथापि विद्युत अपघटन संधारित्र की धारिता कहीं 0.1 फैराड होती है, क्योंकि चालक भी अधिक पृथक होता है ना। इसमें चलो देखते हैं आगे। क्षेत्रफल याद करना है, तो यहाँ पे C बराबर कितना दिया है? 2 फैराड मान दिया है, और D का मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो D का मान को पहले हम बदल दिए मीटर में, एरिया हमको निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? C बराबर ε0 इंटू ए वाला फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला इसी फार्मूला से इसको बनाएंगे, ε0 A बटा D, है ना। ये भी मान होता है C का मान। तो एरिया निकालना है, तो इसको इधर पक्षांतर इधर गुणा किए, इसको D का गुणा यहाँ पे कर दिए, तो C गुणे D हो गया, इधर चला गया, और E नीचे चला जाएगा इसके, तो नीचे बन जाएगा ε0। किसका मान निकालना है? A का मान निकालना है। सभी मान को रख दो, C का मान रखो, D का मान रखो, और ε0 का मान रखो, है ना। ε0 का मान 8.854 गुणे 10 की घात -12 कितना होता है? इन सबको हल करने पर कितना मिलेगा? एरिया 1130 किलोमीटर स्क्वायर में मिलेगा हमको, है ना। तो किलोमीटर में ना भी रखें तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ए बराबर 1.13 गुणित 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ये जो मान है, क्षेत्रफल जो है, देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा क्षेत्रफल का संधारित्र बनाना संभव नहीं है ना।
यही कारण है कि सामान्यतः संधारित्र की धारिता माइक्रोफैराड में होती है। तो संधारित्र की जो धारिता है वो फैराड में न होके किस में होती है, माइक्रोफैराड में। फैराड बहुत बड़ा मात्रक है ना, फैराड मतलब एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो संधारित्रों का जो धारिता है वो आमतौर पर माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, है ना, इस क्रम में पाया जाता है। क्योंकि ये बहुत, अगर हम इसमें 2 फैराड का मान रखते हैं, अगर हम ये कहें कि किसी संधारित्र में 2 फैराड का धारिता धारण कर रहा है, तो 2 फैराड का मतलब बहुत अधिक ये मान है। इतना मान के लिए कितना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्रफल का कैपेसिटर बना के यूज करना संभव नहीं है ना। इसलिए कैपेसिटर का जो धारिता होता है उसको माइक्रोफैराड या पिकोफैराड में मापा जाता है या रखा जाता है। अगला सवाल है, दसवां नंबर प्रश्न। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1500 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। गोले में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है ना। त्रिज्या दिया हुआ है और वोल्ट का मान दिया हुआ है, तो कितना ऊर्जा संचित होता है वो हमको निकालना है। तो ऊर्जा कितना संचय होगा उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है, U बराबर, है ना, ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब इसमें कौन कौन सा मान दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया हुआ है और C का मान चाहिए। त्रिज्या से हम यहाँ पर C बराबर 4πε0R, ये मान में R का मान रख के C निकाल लिए, और V दिया हुआ है तो इस सूत्र में C का मान निकाल लिए, V दिया हुआ है, इस मान को रखने पर हमको उत्तर मिलेगा 7.5 × 10⁻⁵ जूल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल की 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि बूंदों पर समान और बराबर आवेश हो तो मिलाने से पहले और बाद में विभव और धारिता का तुलना करना है ना। जल का छोटा छोटा जल का छोटा छोटा, है ना, छोटा छोटा बूंद को मिलाकर, जल का छोटा छोटा बूंद को मिलाने के बाद ये एक बड़ा बूंद बन जाता है। ये कितने टोटल बूंद है, 64, इसको मिला के हम एक बूंद बनाए। ठीक है, तो इन दोनों की विभव में अंतर बताना है हमको, तुलना करना है। तो विभव कैसे निकालेंगे, छोटा छोटा जो बूंद है 64 गुणित 4/3 πr3, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है आयतन का, है ना। क्योंकि जल कौन सा आकार लेता है, एक ठोस गोले का आकार लेता है। तो ठोस गोले का आयतन यहाँ पे लिखा गया है, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 πr3। आर का, आर मतलब त्रिज्या, है ना। तो 64, है ना, तो 64 छोटे छोटे गोले को लिया गया, छोटे छोटे गोला हो चाहे बड़ा गोला हो, फॉर्मूला तो सेम होगा, आयतन का फॉर्मूला तो सेम होगा, 4/3 πr3। तो 64 छोटे छोटे गोले के आयतन को मिला के एक बड़ा गोला बनाया गया, 4/3 πr3, है ना। इसको हम मान लेते हैं छोटा आर, छोटा गोले का आयतन छोटा आर ले लेते हैं, आसानी रहेगा, और बड़े गोले का आयतन को कैपिटल आर ले लेते हैं, बड़ा आर ले लेते हैं, है ना। अब इसमें यहाँ से इसको हल करने पर, हल करेंगे 4/3, 4/3, पाई पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो 64, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 4 की घात 3, है ना। 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, गुणित 4 × 4 लिख लिए, गुणित r की घात 3, पहले से रखा हुआ है। 64 को हमने ऐसा तोड़ा,
बराबर 1 गुणित आर की घात 3, आर की घात 3। तो 4 को लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 3 बार है, 4 की घात 3, छोटा आर की घात 3 बराबर बड़ा आर की घात 3। दोनों पक्षों से घात हटाने पर आर का मान कितना आ जाएगा, आर बराबर 4 गुणित छोटा आर, यानी कि बड़ा गोले का त्रिज्या कितना होगा, छोटे गोले के त्रिज्या का 4 गुना होगा। छोटा गोले का त्रिज्या हमने आर माना, तो इस कैलकुलेशन से, ये वाले कैलकुलेशन से कितना आ रहा है, आर का मान 4 आ रहा है ना। तो आर जो है कितना गुना अधिक है, छोटे गोले से 4 गुना अधिक है। अब विभव का हम सूत्र लिखेंगे, विभव का सूत्र लिखेंगे 1/एप्सिलॉन 4/एप्सिलॉन 0 Q बटे आर, है ना। तो छोटे बूंद का लिख लिया और बड़े बूंद का लिख लिया। फॉर्मूला में क्या अंतर आएगा, यहाँ पे Q बटे आर और यहाँ पे आएगा 64 Q बटे आर। छोटा बूंद का विभव कितना है, इतना है 1/4πε0 Q बटा आर। ऐसे कितने हमने बूंद को मिला है, 64 बूंदों को मिला है, तो बड़ा बूंद मिला, तो बड़ा बूंद का विभव कितना होगा, 1 यहाँ पे छोटा बूंद का Q है, तो बड़ा बूंद का कितना होगा, 64 से मिलकर बनाते हैं, यहाँ पे 64 गुणित Q बटे आर आया। अब इन दोनों को भाग देंगे, भाग देने पर कितना आएगा, 16, है ना। भाग देने पर कितना आएगा, 16। तो तुलना करना है आगे। तो जो बड़ा विभव है वो छोटा विभव का कितना गुना अधिक है, 16 गुना अधिक है ना, 16 गुना अधिक है। बड़ा बूंद का विभव कौन सा, बड़ा बूंद का विभव हमने क्या माना है, वी डैश, और छोटा बूंद का विभव हमने क्या माना है, वी। तो इसको हल करने पर हमको प्राप्त क्या हुआ, वी डैश बराबर 16 गुणित वी, वी डैश बराबर 16 गुणित वी। इसका मतलब है तो बड़ा विभव का जो है विभव छोटा बूंद से 16 गुना अधिक है, ठीक है, 16 गुना अधिक है। फिर से छोटे बूंद की धारिता निकालेंगे, तो धारिता निकालने का फार्मूला Q बटा V। अब बड़ा बूंद का धारिता का फार्मूला भी है ना, छोटा बूंद से मिलकर बड़ा बूंद बनाया है, तो छोटे छोटे कितने बूंद को मिलाया, 64 बूंदों को हमने मिलाया, तो बड़ा बूंद का धारिता कितना हो जाएगा, 64 गुणित Q बटा V डैश। इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको C बटा C डैश बराबर C, है ना। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, C डैश बराबर 4 C। अतः बड़ी बूंद की धारिता छोटे बूंद की तुलना में 4 गुना अधिक होगी। बड़ा बूंद का जो धारिता है, ये छोटा बूंद का धारिता है C, इससे कितना अधिक है, 4 गुना अधिक है। यानी कि छोटे छोटे बूंदों को मिला के हमने बड़ा बूंद बनाया, तो विभव अंतर भी अधिक आया, 16 गुना अधिक विभव अंतर आया, और जो धारिता है वो 4 गुना अधिक आएगा। अगला सवाल है, 3 माइक्रोफैराड वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता 9 माइक्रोफैराड और 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए, है ना। तो 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र को जोड़ना है, और ऐसा जोड़ना है कि जो परिणामी धारिता है वो पहला एक तो 9 फैराड हो जाए और दूसरा में 4.5 फैराड हो जाए। तो हमने तीनों को जोड़ना है, किस प्रकार से जोड़ेंगे, पहले तो हम मानना कि दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सिन को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे, C1 + C2 + C3। मान कितना दिया, 3 माइक्रोफैराड, तो CP का मान कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड, है ना। तो पहला आंसर हो गया। 3 माइक्रोफैराड वाले को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, समतुल्य जो धारिता है वो 9 माइक्रोफैराड मिलेगा। 9 माइक्रोफैराड पाने के लिए तीनों जो संधारित्र है तीनों कैसे जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, 1/CS मान लिया है परिणामी संधारित्र को, बराबर 1/C1 + 1/C2 + 3 संधारित्र को जोड़ना है ना। तो पहले हमने दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, है ना। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका समतुल्य कितना हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2। इसका मान रखेंगे 1/C1 1/3 + 1/3 2/3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसके साथ तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे
तो सी एस और इसमें इसको समांतर क्रम में तीसरे वाले साथ जोड़ेंगे तो तीसरा वाला इसके साथ सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 3/2 प्लस 3 4.5 माइक्रोफैराड यहाँ से मिल जाएगा। तो तीनों को ही अगर हम उल्टा क्रम में जोड़ेंगे तो 4.5 नहीं मिलेगा। 4.5 पाने के लिए क्या किया हमने, दो को श्रेणी क्रम में जोड़ा और इस दोनों का जो समतुल्य है उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से हमको 4.5 माइक्रोफैराड का जो है ये हमको प्राप्त होगा टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल धारिता। पहले ऐसा जोड़ा, उसके बाद इस प्रकार से जोड़ा, उसके बाद इस प्रकार से जोड़ा, है ना, यहाँ पे टर्मिनल आया। दो को श्रेणी में जोड़ा, तीसरे साथ समानांतर में जोड़ दिया। ऐसे जोड़ेंगे तीनों को, है ना, तीनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा समानांतर क्रम। इसमें कितना मिलेगा समतुल्य, 9 माइक्रोफैराड। और इस प्रकार दो को श्रेणी में और उसको तीसरे के साथ समानांतर में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4.5 माइक्रोफैराड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्न चित्रों में ए तथा बी के समतुल्य धारिता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें सभी हमको समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये जो दो हैं, ये 2 नंबर और 2 नंबर दोनों आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो पहले इनका हम निकालेंगे समतुल्य, उसके बाद इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ देंगे, है ना, इसको श्रेणी में जोड़ देंगे, यहाँ पे दिखाया भी है। ठीक है, तो पहला पर इसमें देखिए, इन दोनों को हम समानांतर में जोड़ेंगे, तो समानांतर में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इस 4 को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, इस 4 को इस एक के साथ उल्टा करके जोड़ेंगे, है ना, उल्टा करके जोड़ेंगे तो कैसे मिलेगा ये हमको, 1/4 प्लस 1/1, तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 4 1 धन 4, तो उत्तर आएगा 5/4। 5/4 आएगा, इसको अगर हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा, सी का मान आ जाएगा 4/5 माइक्रोफैराड। ठीक है, 4/5 माइक्रोफैराड, तो पहला का उत्तर आया 4/5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं अब। सेकंड वाला, इसको कैसा जोड़ा हमने, पहले ये दोनों को जोड़ा समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में कैसे जोड़ना है, सीधा सीधा जोड़ना है, तो जो भी आंसर आएगा इन दोनों का उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, उल्टा करके, है ना, इसका जो भी उत्तर आएगा उसका 1/, कर लो, उसको उल्टा कर लो, प्लस करो, और ये जो 1 को उल्टा कर लो। 1 को उल्टा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दोनों को अब जब हल करेंगे तो फाइनल आंसर को फिर से उल्टा करना है, तो फिर से उल्टा करने पर क्या मिलेगा आपको, 4/5 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न है बी। बी में भी इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसको इसके साथ सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 2 और 2 को उल्टा करके जोड़ते हैं, तो 1/CE इक्विवेलेंट, इन दोनों का परिणामी कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 मतलब 2 गुणित 1/2, ये कितना आ जाएगा, 2 2 कट के 1 आ जाएगा। अब इस एक को, इन दोनों को मिला के हमने कितना बनाया, 1 बनाया। अब इस एक को इसके साथ जोड़ना है, एक को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, CE डैश इसका नाम रखते हैं, है ना, तो इसको इसके साथ समानांतर क्रम में जोड़ना है। समानांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, सीधा सीधा जोड़ेंगे, तो CE डैश का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों का परिणामी 1 धन इसका मान है 2, तो कुल आ जाएगा कितना, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड।
ठीक है, 3 माइक्रो फैराड। इसी प्रकार तीसरे वाले को जोड़ेंगे। तीसरे वाले को कैसे जोड़ेंगे? तीसरे वाले को जोड़ने के लिए इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, इसका जो भी उत्तर आया और इसका जो भी उत्तर आया उनको सीधा सीधा जोड़ दो, है ना, क्योंकि इसका उत्तर और इसका उत्तर दोनों आपस में कैसे दिखेंगे? ये दोनों आपस में दिखेंगे समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में। चौथा वाला देखिए, चौथा वाले में आप पहले इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़िए। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़िए, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इन दोनों का उत्तर बीच वाला प्लस इन दोनों का उत्तर, तीनों आपस में किस प्रकार से रह जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है? उल्टा करके, है ना, उल्टा करके जोड़ेंगे, फिर लास्ट में तीनों को पलट देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः इतना दिया हुआ है, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है? तीनों को पलट के जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इन तीनों को हल करेंगे तो उत्तर आएगा 13/12। 13/12 को फिर से आप पलट दो, क्योंकि ये 1/CP का मान निकला हुआ है ना, 1/संतुल का मान निकलना है, तो संतुल का मान निकालने के लिए इसको पलट दोगे तो पलटने से ये 12/13 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसी प्रकार 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में ये जो क्रम है, इस क्रम को पहले समझना पड़ेगा, है ना। इसमें पहले तो देखिए, ये ए और बी के बीच में, है ना, यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए आप, ये ले लीजिए सी और ये ले लो इसको डी, है ना, यहाँ पे लिया हुआ है सी और डी, दो बिंदु लिया हुआ है। अब इसमें ए और बी के बीच में कौन कौन सा, ए और बी दो टर्मिनल हो गया, दोनों के बीच में किस प्रकार से इनका संयोजन को हम रीअरेंज कर सकते हैं ना, इनको फिर से इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, है ना, ये देखिए ए और सी के बीच में एक 2 माइक्रोफैराड है, ए और डी के बीच में एक 2 माइक्रोफैराड है, सी और बी के बीच में एक 2 माइक्रोफैराड है, सी और डी के बीच में 10 है और डी और बी के बीच में 10 है। तो इनको इस प्रकार व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना। ए और सी के बीच में 2 है, ए और सी के बीच में 2 है, ए और डी के बीच में 2 है, ए और डी के बीच में 2 है, इसको भी ले लिया। सी और बी के बीच में 2 है, सी और बी के बीच में 2, इसको ले लिया। बी और डी के बीच में 2 है, बी और डी के बीच में इसको ले लिया। अब बचा हुआ सी और डी, बचा हुआ सी डी के बीच में, सी और डी के बीच में कितना है? 10 माइक्रोफैराड। तो ये भी आ गया, कवर हो गया। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर C1/C2 इन दोनों का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर हो गया, अगर ठीक है, C1/C2 ये बराबर हो गया C3 बराबर C4 के, तो उस कंडीशन में यहाँ से कोई भी धारा, यहाँ से कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर सुनिए, C/C2 का मान दोनों को भाग देंगे, दोनों को भाग दिए, कितना आया उत्तर? 2/2 का उत्तर आया 1, है ना, तो इधर कितना होगा? 1। और दूसरा देखेंगे C3/C4 को, C3 भी कितना, C3 का मान भी कितना है? 2, इसका मान भी 2 है ना, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। अगर दोनों का रेशियो 1 बराबर हो जाता है तो बीच वाला जो है, बीच वाले संधारित्र में उसको नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा, इस तरफ इसमें कोई भी आवेश नहीं जाएगा। अगर आवेश नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीच वाले को हटा दो, बीच वाले को हटाने पर ये डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2। अब देखिए ए और बी के बीच में, ठीक है, बीच वाले में कोई अगर आवेश प्रवाह ही नहीं होगा तो इसको हटा सकते हैं, हटा दिए, तो ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, और ये 2 और ये 2 का ग्रुप आपस में हो जाएगा समानांतर क्रम में, है ना। तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, इस दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो और लास्ट में दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ दो, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर।
ए व बी के मध्य परिणामी धारिता ज्ञात करना है। अब ए और बी के मध्य में परिणामी धारिता ज्ञात करना है हमको। है ना, इसके लिए पहले सर्किट डायग्राम को समझना जरूरी है, वो पहले देखेंगे। ये एक ए हिस्सा है और दूसरा बी हिस्सा है ना। ये एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा बी है। तो इन दोनों के बीच में नेमिंग कर लो, है ना। इस प्लेट का दो तल है, दो सरफेस है, बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी 1 नंबर दे दिया, आंतरिक में 2 नंबर दे दिया। इस वाले का एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऊपर और एक नीचे, तो 3 और 4 नंबर दे दिया। इस वाले का ऊपर और नीचे 5 और 6 नंबर दे दिया। इस वाले का एक अंदर और एक बाहर 7 और 8 नंबर दे दिया, है ना। अब ये प्लेट और ये प्लेट, इन दोनों के बीच का गैप है। ये प्लेट और ये प्लेट, इन दोनों के बीच में गैप है। ये प्लेट इन दोनों के बीच में गैप है। तो नंबर देखो, 2 और 3 के बीच में गैप है, 4 और 5 के बीच में गैप है, 6 और 7 के बीच में गैप है, 1 के पीछे कुछ नहीं है, 8 के पीछे भी कुछ नहीं है। तो संधारित्र में होता क्या है, दो प्लेट आपस में कैसा होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए, और दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल कितने संधारित्र मिलेंगे, एक तो यहाँ मिलेगा एक, दूसरा मिलेगा यहाँ पर ये वाला 4 नंबर और 5 नंबर के बीच में गैप मिला, दूसरा संधारित्र। और तीसरा 6 और 7 के बीच में 3 संधारित्र, है ना। यहाँ पे गैप मिला 1 संधारित्र, यहाँ गैप मिला 2 संधारित्र, और तीसरा मिला यहाँ पे गैप। यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो कुल कितने संधारित्र हैं, यहाँ पे 3 संधारित्र हैं, 1 2 3, 3 कैपेसिटर। अब इनको फिर से रीअरेंज करना है ना। इनको फिर से रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे, देखो, नेमिंग कर लिया और ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमने जान लिया कि यहाँ पे कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं। 2 प्लेट के बीच का गैप, है ना, कितना है, 3 है, तो 3 कैपेसिटर है। अब इसको फिर से व्यवस्थित करना है। इसको व्यवस्थित करने के लिए देखिए, ये जो तल है इसको हमने फैला दिया, है ना। इसको हमने क्या कर दिया, इस तल को अलग बनाया, इस तल को थोड़ा दूर बना लिया। तो 1 और 2 दोनों तल, दोनों कैसे, दोनों एक ही प्लेट के हैं, है ना। 1 और 2 एक ही प्लेट पे हैं, तो दोनों एक ही प्लेट पे हैं। तो यहाँ पे प्लेट का एक तला इस तरफ है और दूसरा तला इस तरफ है, 2 नंबर, है ना। इस वाले प्लेट को फैला दिया, इस वाले प्लेट को फैलाने पर ये बन गया 3 और 4। 3 वाला अंदर है, 4 वाला बाहर है, 3 वाला अंदर है, 4 वाला उस तरफ है, ये बन गया 3 और 4, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार ये 5 और 6 वाले को हमने ऐसा फैला लिया, प्लेट का थोड़ा सा, प्लेट का थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं देखने के लिए। तो 5 नंबर एक तरफ और एक तरफ 6 नंबर, एक तरफ 5 नंबर एक तरफ 6 नंबर, है ना। इसको ऐसा फैला के ऐसा पलटा पलटा के देख रहे हैं हम, है ना। इसको फैला के ऐसा पलटा के देख रहे हैं हम, देखिए। ऐसा इस प्रकार से कुछ डायग्राम है ना। अभी हमने क्या किया, इसको हमने फैला लिया। इसको फैलाने के बाद कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बन गए, ऊपर में 1 नंबर, नीचे में 2 नंबर। इसको भी फैला लिया। इसको फैलाने के बाद इस प्रकार से फैला लिया, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसको भी फैला लिया। इसको फैलाने के बाद ये बन गया 5 नंबर और 6 नंबर। इसको भी फैला लिया। फैलाने के बाद ये बन गया 7 नंबर और बाहर वाला 8 नंबर। अब इसको, इस पूरे को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। है ना। इस पूरे डायग्राम को हम पलट लेते हैं। कैसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे। ऐसे पलटेंगे तो ये घूम के एक उधर चला जाएगा, 8 घूम के इधर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आपको ये वाला डायग्राम दिखेगा घूमने के बाद, है ना। एक इधर आ गया और 8 उधर चला गया। अब देखिए 1 और 2, 1 और 2, उसके नीचे 3 और 4, 3 और 4,
देखिए 2 और 3 के बीच में गैप है, 2 और 3 के बीच में गैप है ना। 3 और 4 एक ही प्लेट है, 3 और 4 एक ही प्लेट है, 1 और 2 एक ही प्लेट है। इसी प्रकार 4 और 5 के बीच में गैप है, 6 और 7 के बीच में गैप है, और 8 के इस पार कुछ नहीं है, 1 के उस पार कुछ नहीं है। अब इस डायग्राम को हमको फिर से व्यवस्थित करना है एक बार। और इसमें कितने संधारित्र आपको दिख रहे हैं? इसमें देखो संधारित्र के लिए क्या चाहिए, 2 प्लेट के बीच का गैप चाहिए, है ना। तो एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, इनके बीच का गैप ये हो गया एक संधारित्र, 2 और 3 नंबर। एक हो गया 4 और 5 संधारित्र, और एक हो गया 6 और 7 संधारित्र, है ना। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम ए और बी, 2 और 3 को बनाया हमने, 2 और 3 को बनाया हमने, 2 और 3। 4 और 5 को बना लेते हैं हम, है ना। 4 और 5 को बना लेते हैं यहाँ पे, 4 और 5। और 6 और 7 को बना लेते हैं हम, 6 और 7। ठीक है, 8 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, और 1 भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, तो 1 और 8 को आप छोड़ दोगे, क्योंकि कोई है नहीं आगे प्लेट। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है ना। तो यहाँ पे 3 संधारित्र हमको मिल गया। अब एक का कनेक्शन किस किस से है, 2 और 3 किससे कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड है। 2 और 3 किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने ए बना लिया हमको, ठीक है। 2 नंबर किससे कनेक्टेड है, ए से। इसी प्रकार 5 नंबर किससे कनेक्टेड है, ए से। ये देखो ये 5 वाला सिरा जो है ना, 5 और 6 किससे कनेक्टेड है, ए से, ठीक है। तो 6 नंबर कनेक्टेड है ए से, 5 नंबर उधर चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, है ना। पलटने पर 5 इधर आ जाएगा, पलटने पर इन प्लेटों को पलटने पर 5 इधर आ गया और 4 उधर रह गया। तो 5 को किससे कनेक्ट करना है, 5 को कनेक्ट करना है ए से, हो गया। 2 नंबर ए से कनेक्ट, 5 नंबर ए से कनेक्ट, है ना। 2 और 3 ए से कनेक्ट, 5 और 6 ए से कनेक्ट, है ना। 5 और 6 ए से कनेक्ट। अब 3 और 4 किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, तो 3 और 4 को कनेक्ट कर दो आप बी से, बी से। इसी प्रकार बी से 6 और 7 भी ये 7 और 8 के बीच में कनेक्शन है ना। तो ये वाला प्लेट भी कनेक्ट हो जाएगा बी से। 2 और 3 का कनेक्शन किससे, ए से। 2 और 3 का कनेक्शन ए से हो गया। 5 और 4 का कनेक्शन भी ए से है, 5 और 4 का कनेक्शन ए से हो गया। 6 और 7 का कनेक्शन किससे, ए से है, 6 और 7 का कनेक्शन ए से हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 नंबर किससे कनेक्टेड है, ए से, 2 ए से कनेक्ट कर दिया। 5 नंबर किससे कनेक्टेड है, ए से, 5 को ए से कनेक्ट कर दिया। इसलिए हमने 5 को ए से कनेक्ट करने के लिए 4 को उधर और 5 को इधर पलट दिया हमने, है ना। ये हो गया इतना। और यहाँ पे 6 नंबर भी ए से कनेक्टेड है, तो 6 नंबर को ए से कनेक्ट कर दिया। बी से कौन कौन कनेक्टेड है, 4 नंबर बी से कनेक्ट है, 4 को बी से कनेक्ट किया। ये वाला बी वाला टर्मिनल देखो, 7 नंबर बी से कनेक्टेड है, 7 नंबर बी को बी से कनेक्ट कर दिया। और 3 नंबर भी, है ना, 3 नंबर भी किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, 3 नंबर को बी से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार हमको 3 संधारित्र मिलेगा। ये संधारित्र किस क्रम में रखे गए हैं, ये संधारित्र को देखने पर ये समानांतर क्रम में रखे गए हैं, ठीक है। समानांतर क्रम में रखे गए हैं। अब इनका क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए समानांतर क्रम में रखे गए हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ने का क्रम क्या है, समानांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, समानांतर क्रम में जोड़ने का तरीका है सीधे सीधा जोड़ दो। समतुल्य कैपेसिटेंस निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो, 3 रखे हुए हैं, ठीक है। अब सी का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ए बटा डी, है ना। तो एप्सिलॉन 0 ए, इसका मान भी वही होगा एप्सिलॉन 0 ए बटा डी, प्लस इसका मान भी वही होगा एप्सिलॉन डी, है ना। तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तीनों का एरिया भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित एप्सिलॉन 0 ए बटा डी, ये हो जाएगा कुल उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता ज्ञात करना है। पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता ज्ञात करना है, यानी कि पृथ्वी कितना आवेश धारण कर सकता है, पृथ्वी कितना आवेश धारण कर सकता है। तो पृथ्वी की धारिता निकालने के लिए सबसे पहले पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल दिए, 6400 किलोमीटर को बदल दिया 10⁻³ में, मीटर में आ गया। पृथ्वी की धारिता का फार्मूला, धारिता का निकालने का फार्मूला क्या है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित R,
अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ है ना। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम c बराबर, यहाँ पे हमने मान रखा है r का मान रखा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना। तो इसको जैसे पिछले बार हमने पलट के लिखा था वैसे पलट के लिखना है। 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इसके बराबर 1/9 × 10⁹ ऊपर में क्या है, r का मान है। इसको हल करने पर हमको मिलेगा c बराबर 711.11 माइक्रो फैराड। पृथ्वी धारिता हो जाएगा 711 गुणित 11 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या धातु का गोला क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला 1 कूलम आवेश धारण कर सकता है। ये प्रश्न को हमने पिछला सेशन में भी देखा था, है ना। तो v का मान v का फॉर्मूला होता है K9/r, है ना। k की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित नौ बटा r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का धातु गोला 1 कूलम, है ना, 1 कूलम, इसमें चार्ज है q बटा और नीचे में r। चार्ज का मान कितना दिया है, 1 कूलम। q का मान कितना दिया है, 1 कूलम। r का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। इन सभी मानों को इसमें रख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ गुणित q का मान हो गया 1 बटा r का मान हो गया 10⁻⁻2। इसको हल करने पर ये हो गया 9 × 10⁻11 वोल्ट। स्पष्ट है कि 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट हो जाएगा। और इतने उच्च विभव पर आवेश का क्षरण माध्यम में वायु में चालू हो जाएगा, अतः 1 कूलम आवेश नहीं दिया जा सकता। ये जो वोल्ट है 9 × 10⁻11 वोल्ट, ये बहुत अधिक है, और इतना वोल्ट किसी भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को नहीं दिया जा सकता, है ना। हमारे घरों पर कितने वोल्ट पर काम होता है, 220 वोल्ट पर काम होता है, और ये देखो कितना अधिक वोल्ट है ना। इतना अधिक वोल्ट देंगे तो वायु में क्या होगा, वायु में क्षरण होने लगेगा, लॉस होने लगेगा वोल्टेज का। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 21 देखिए। परिपथ में ए और बी के बीच में धारिता ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में धारिता ज्ञात करना है ना। ये डायग्राम है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ए यहाँ पे ए से कनेक्टेड है, और 2 को पार करते हुए यहाँ पे कनेक्ट है, ये कनेक्टेड है ऐसे, और ये बी, और तीनों का मान दिया है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। इनका पहले तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ बनाने पर देखिए ये 3 माइक्रोफैराड जो है ना, ये इस प्रकार से कनेक्टेड है ना। समतुल्य डायग्राम बनाएंगे, ए और बी यहाँ पे सिरा आ जाएगा, इसका समतुल्य डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ए, ये बन गया बी, इस प्रकार से ये बन जाएगा समतुल्य डायग्राम 3 माइक्रोफैराड, है ना। यहाँ पे 2 बिंदु ले लीजिए सी और डी, है ना। तो ये वाला और बी से 2, है ना, ये बी से कनेक्टेड है या ए से कनेक्टेड है। इन तीनों को पकड़ के खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये तीनों किस क्रम में है, ये तीनों जो है समांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है, तीनों को सीधे सीधे जोड़िए, आपको 3 + 3 + 3 कितना मिलेगा, 9 फैराड का परिणामी धारा मिलेगा। अगला प्रश्न है,
22 नंबर का प्रश्न देखिए। ये ए है और ये बी है। इस ए और बी के बीच में है ना, यहाँ पे ऐसा ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखने पर ये ए है और ये बी है। ये जो तीन है तीनों एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये जो है अलग क्रम में है। कैसे एक ही क्रम में है? 9 9 9 तीनों एक लाइन में है ना। इस बिंदु से मान लो यहाँ से आप पानी डालते हो, ऐसा ऐसा समझो, यहाँ से पानी डालोगे तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, दूसरा इस भाग में जाएगा। जो पानी यहाँ पे जाएगा वही पानी यहाँ पे जाएगा, वही पानी यहाँ पे जाएगा। तो ये तीनों किस क्रम में है? तीनों श्रेणी क्रम में है, और ये जो है समानांतर क्रम में है। ये जो है समानांतर क्रम है। किसके समानांतर? इन तीनों के समानांतर। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/9 धन 1/9 धन 1/9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणित 1/9। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो उत्तर कितना आया इसका? 1/3। अब इसको पलटोगे तो उसको भी पलटोगे, तो सी का मान कितना आ जाएगा? 3। अब इन तीनों को आपने मिला के देखा, कितना आया? ये 3 माइक्रोफैराड आया। अब ये किस क्रम में है? इसके साथ ये तीनों जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में है, समानांतर क्रम में है ना। ये ए है, ये 9 माइक्रोफैराड का हमने कुछ भी नहीं किया है। ये बी है, और तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक बनाया। ये किसके बराबर है? ये एक 3 माइक्रोफैराड के बराबर है। अब ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में है तो कैसे निकालें इनका तो समतुल्य? सीधे सीधा आप जोड़ दीजिए इसको। 3 + 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैराड। तो इनके बीच तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैराड। ठीक है। तो ये रहे महत्वपूर्ण जो आंशिक प्रश्न है पूछे जा रहे हैं, है ना, बोर्ड के एग्जाम में। तो इतने प्रकार के ये क्वेश्चन 22 प्रकार के आंशिक प्रश्न हुए, और उनका ये हो गया पूरा विवरण। ठीक है। आगे जो है हम अगला जो चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।